हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे लॉ ऑफ डिमांड का कंप्लीट कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है, जैसे कि मैं आपको पहले डिमांड का मीनिंग बताऊंगा, देन उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड का कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा, देन आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा और एक शेड्यूल दिखाऊंगा जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आप इस कंसेप्ट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिमांड क्या होता है। सो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। सो जब भी कोई कंज्यूमर मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने जाता है, तो अगर उसके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है और अगर उसकी विलिंगनेस है, मतलब वो चाहता है उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करना, तो एक डिमांड क्रिएट होता है मार्केट के अंदर। तो इस पूरे प्रोसेस को ही डिमांड कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है। So, law of demand states that there is an inverse relation between the price of a commodity and its quantity demanded. So, मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ता है तो हम उसकी कंजम्पशन को कम कर देते हैं, और अगर कभी उसका प्राइस कम होता है तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। सो ये जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का इन्वर्स रिलेशन है, इसी को लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है। assuming all other factors affecting demand remain constant। इसके अंदर हम ये एज्यूम करते हैं कि जब सारे फैक्टर्स जो कि डिमांड को अदर फैक्टर है वो कांस्टेंट रहते हैं, तभी ये लॉ वर्क करता है। जैसे कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते हैं, अगर आपको उनका एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक डिटेल में आपके लिए उस वीडियो को बना दूंगा। सो जो अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स एंड, तो ये सारे कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के। तो अगर ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे तभी ये लॉ वर्क करेगा। तो इसके अंदर हमने देखा कि जब भी कोई प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर जाएगा तो हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे, और जब भी कोई प्राइस ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस नीचे जाएगा तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है डिमांड और क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच का, तो यही लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है। It means that when the price of a good falls, the demand for the good rises। जब भी गुड का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब उसका प्राइस प्रोडक्ट का कम होता है बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। सो ये था लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग। अब मैं आपको एक शेड्यूल के द्वारा ये अच्छे से समझाऊंगा और उसका एक एग्जाम्पल भी दूंगा उससे पहले, जिससे आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। सो इसके अंदर अगर हम एक मैंगो का एग्जांपल देखें, तो अगर आपको आज एक मैंगो 50 रुपीज़ का एक पीस मिल रहा है, तो फॉर एग्जांपल आप उसके 10 यूनिट्स की डिमांड मार्केट में कर रहे हैं, आपके पास 500 रुपीज़ है। देन अगर वो 60 रुपीज़ का एक पीस हो गया एंड अभी भी आपके पास 500 रुपीज़ ही हैं, तो आप उसके 8 यूनिट्स ही डिमांड कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास 500 रुपीज़ है और प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो इस वजह से आपकी डिमांड कम हो गई। और अगर उसका प्राइस फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर 40 रुपीज़ हो जाता, तो आप यहाँ पे 12 यूनिट्स परचेज कर पाते। तो इसके अंदर अगर हमारा प्राइस बढ़ गया तो हमने डिमांड को कम कर दिया, और अगर हमारा प्राइस कम हो गया तो हम अपनी डिमांड को बढ़ा सकते हैं। सो इसी इन्वर्स रिलेशनशिप को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो आगे हम शेड्यूल देख लेते हैं जिससे हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपये है, तो हमने उसकी 100 क्वांटिटी को डिमांड करा। तो जैसा कि हमने देखा कि ये प्राइस वाला एक्सेस है और ये क्वांटिटी वाला एक्सेस है। तो जब प्राइस 5 रुपये था तो हमने उसकी 100 क्वांटिटी की डिमांड करी। देन उसके बाद जब प्राइस 4 रुपीज़ हो गया, मतलब प्राइस कम हो गया, तो हमने उसकी डिमांड को बढ़ा दिया। अगर प्राइस यहाँ पर 4 रुपीज़ है तो हमने डिमांड 200 क्वांटिटी की करी। देन उसके बाद अगर प्राइस और कम हो गया, 3 रुपीज़ का हो गया, तो हमने उसकी 300 क्वांटिटी डिमांड करी। ऐसे ही चलता गया और प्राइस कम होता गया और हमारी डिमांड बढ़ती गई। तो इसलिए जो डिमांड कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आई होप कि आप प्राइस और डिमांड के बीच का जो ये इन्वर्स रिलेशन है
आप इसको समझे होंगे और आप इस डिमांड कर्व को भी बहुत ईजिली समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कुछ फीचर्स होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के जिन्हें समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड इज द इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इसके अंदर एक नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशन आप कह सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में होता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी और जब प्राइस कम होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। सो एज द प्राइस गो अप द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा एंड जब प्राइस नीचे जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था सेटेरिस पैरेबस, जिसके अंदर बाकी सारे कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उन्हें हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो सारे कांस्टेंट रहेंगे तभी ये लॉ वर्क करेगा। सो द लॉ assumes that all other factor affecting demand remain constant. It isolates the impact of price changes on quantity demanded while holding factors like consumer income, preference and the price of related goods constant. तो ये सारे जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं प्राइस के अलावा, तो इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट रहना पड़ेगा तभी ये लॉ वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कि वो इसी ब्रांड से प्रोडक्ट लेगा, तो अगर उसका प्राइस कम भी होता है या फिर उसका प्राइस ज़्यादा भी होता है, तो अगर वो एक प्रेफर्ड ब्रांड है उस कंज्यूमर की, तो उसे अगर इस प्राइस से लेना देना नहीं है तो फिर भी वो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस डिमांड को उतना ही रखेगा। तो ये लॉ उस केस में वर्क नहीं करेगा। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि ऑल एल्स बीइंग इक्वल, बाकी सारे फैक्टर्स जो भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। देन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, जो मैंने आपको ग्राफ पे दिखाया, इसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। दिस कर्व शो दैट एज द प्राइस डिक्रीजेस मोर ऑफ द प्रोडक्ट इज डिमांडेड। जैसा हमने देखा था कि प्राइस कम होता जाता था और डिमांड बढ़ रही थी, एंड एज द प्राइस इंक्रीजेस लेस इज डिमांडेड। अगर हम इसको उल्टा देखें कि अगर प्राइस अगर बढ़ रहा था तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होता जा रहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसके कुछ एजम्पशंस होते हैं जिसके बेसिस पे इस लॉ को वर्क करना होता है। इसके अंदर होता है कि देयर विल बी नो इंट्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट्स को अलाउ नहीं करती ये लॉ। देन देयर विल बी नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। देयर विल बी नो एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, मतलब ऐसा हम एंटिसिपेट नहीं करते कि प्राइस चेंज होगा फ्यूचर के अंदर उस प्रोडक्ट या सर्विस का। देयर विल बी नो चेंज इन द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, ये भी डिटर्मिनेंट है प्राइस का, डिमांड का। देन देयर विल बी नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। देयर विल बी नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस एंड हैबिट, ये भी एक डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, ये भी एक डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है एंड ये भी एक डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। तो इन सब चीज़ों को भी कांस्टेंट रहना चाहिए अगर इस लॉ को सही से वर्क करवाना है तो। देन देयर विल बी नो चेंज इन साइज सेक्स एंड एज कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये सारी चीज़ें कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर कांस्टेंट रहनी चाहिए, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो आई होप कि आपको लॉ ऑफ डिमांड पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।